जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंबेडकर दर्शन की। आखिर अंबेडकर जी कौन थे, इनका इतिहास क्या है, भारतीय इतिहास में इनका क्या योगदान है। सबसे पहले अगर सामान्य परिचय के रूप में देखा जाए तो अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक महू जगह है वहीं के पर सैन्य छावनी में हुआ था। अंबेडकर जी के पिता का नाम याद रखिएगा रामाजी मालोजी सकपाल थे और माता भीमाबाई थी और भीमाबाई की यह 14वीं संतान थे। और अंबेडकर जी का जो परिवार था वह मराठी परिवार से संबंधित था, कबीर पंथ को मानने वाले थे और जाति के अंबेडकर जी महार थे और इनके पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। अंबेडकर का जीवन बहुत कष्टमय जीवन रहा। छुआछूत की जो प्रथा थी समाज में जड़ जमाए हुए थी, उसकी चर्चा तो करेंगे ही। जो सामान्य एग्जाम में प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान रखिएगा। 1900 ईस्वी में अंबेडकर सतारा के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लेता है और यहीं पर एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव ने आम्बडेकर, पहले अंबेडकर का नाम अंबेडकर नहीं था, आम्बडेकर था, तो आम्बडेकर से हटाकर अंबेडकर नाम जोड़ा। किसने जोड़ा? तो कृष्ण बिहारी ने, जो ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव थे, उन्होंने ही ये बात उनके नाम में हटा करके जोड़ दिया। दूसरी बात, अंबेडकर जी 1906 ईस्वी में अंबेडकर जी का विवाह हुआ जब 15 साल के एज में थे और उनकी पत्नी पंडिता रामाबाई थी। 1906 में पंडिता रामाबाई और अंबेडकर जी का विवाह हुआ। भारत में उस समय बाल विवाह की प्रथा विद्यमान थी, इसीलिए कम उम्र में अंबेडकर जी का भी विवाह हो जाता है। और आगे अगर आप देखेंगे तो आता है कि 1907 ईस्वी में अंबेडकर जी मैट्रिक परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं और 1908 में एलिफेस्टन कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। पहले के जमाना में मैट्रिक के बाद ही कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एलिफेस्टन कॉलेज मुंबई में है। मुंबई में प्रवेश लेते हैं और 1912 तक यहाँ से राजनीति और कला के क्षेत्र में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कब की अंबेडकर स्नातक कब किए? 1912 में। और फिर आगे की पढ़ाई के लिए एक बहुत फेमस नाम था राजा सयाजी गायकवाड़ तृतीय। जो सयाजी गायकवाड़ तृतीय थे, उन्होंने एक योजना स्थापित की थी भारतीय विद्यार्थियों के लिए। कमजोर जो परिवार से आते हैं, गरीब विद्यार्थियों के लिए एक योजना तैयार की थी जिसके तहत गरीब विद्यार्थी भारत से बाहर के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सके। तो इसी के लिए, इसी योजना के तहत अंबेडकर जी को भी फेलोशिप मिला और 1913 में अंबेडकर जी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जो अंबेडकर विश्व जी जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क यूएसए में है, 1913 में अंबेडकर जी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जाते हैं और यहां से अंबेडकर जी एमए यानी स्नातकोत्तर की उपाधि 1915 में पास करते हैं। यानी कि 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में वो एडमिशन लेते हैं और 1915 में वो एमए पास कर जाते हैं और उसका शोध का विषय होता है प्राचीन भारतीय वाणिज्य के विषय पर शोध। उनका विषय जो होता है प्राचीन वाणिज्य विषय पर, प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध। इसी विषय पर अंबेडकर जी जो है एमए करते हैं। फिर अंबेडकर जी आगे 1916-17 में जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने प्रोफेसरों और दोस्तों के साथ अंबेडकर, मतलब 1916-17 में अंबेडकर जी जो है किस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ते हैं। सन 1922 में एक बैरिस्टर के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन जाते हैं। 1922 तक में अंबेडकर भी जो है बैरिस्टर बन जाते हैं। अंबेडकर का विदेश यात्रा, यानी अंबेडकर की जो शिक्षा रही है, एक तरफ कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी इन्होंने शिक्षा हासिल की, दूसरी तरफ जो ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहां से भी अंबेडकर जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसको ध्यान रखना, 10 दिसंबर के पेपर प्रथम में पूछा गया था
कि अंबेडकर ने कहाँ से जो है स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, तो वो कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क है, अमेरिका। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब भारत आते हैं अंबेडकर, तो अंबेडकर सामाजिक क्रांति के लिए काम करना शुरू करते हैं। खास करके महार आंदोलन, खास करके दलितों के प्रति जो शोषण हो रहा था, दलितों को जो समाज से बहिष्कृत किया जा रहा था, उसके लिए अंबेडकर ने अपना सारा जीवन लगा दिया। दलितों के उद्धार के लिए अंबेडकर ने कई पत्रिका निकाले। इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था कि दलितों के उद्धार के लिए अंबेडकर ने कौन कौन सी पत्रिका निकाले, तो उनको याद रखना। पहला मूक नायक 1920 का है, बहिष्कृत भारत 1927 में निकाला था, समता 1928 में निकाला था, और जनता पत्रिका 1930 में लिखा था। और अंबेडकर के आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा। तो यहाँ दलितों के उद्धार के लिए अंबेडकर एक लंबे समय तक संघर्ष किए हैं। इसी लंबे संघर्ष के तहत अंबेडकर जी ने जो दलितों के उद्धार के लिए मूक नायक पत्रिका, बहिष्कृत भारत, समता, जनता जैसे पत्रिकाओं को प्रकाशित करवाया, और दलितों के उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने आत्मकथा भी लिखा, वेटिंग फॉर अ वीजा। दूसरी तरफ दोस्तों, अंबेडकर जब भारत आते हैं तो भारत शासन अधिनियम, अंबेडकर को लगता था कि जो सवर्ण लोग हैं कभी भी दलितों को बराबर का न्याय नहीं देंगे, उसे बराबरी में दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि अंबेडकर इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी सवर्ण ने उसे कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। तो अंबेडकर सोचते थे कि जब हम जैसे पढ़े लिखे को बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो आम दलितों को कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। इसीलिए जब अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 आया, तो इसमें साउथ बोरो समिति के समक्ष पृथक निर्वाचन की बात की। अंबेडकर जी को लगने लगा कि अगर सवर्ण हमें बराबरी का दर्जा देगा ही नहीं, तो दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन बना दिया जाए। और इसी पृथक निर्वाचन के समक्ष लिए तहत जो है साउथ, अंग्रेजों ने साउथ बोरो समिति का गठन किया, और इसी के समक्ष जो है अंबेडकर जी पहली बार 1919 में, याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन की बात की। फिर 1926 में वो मुंबई परिषद के सदस्य बनते हैं, और 1927 ईस्वी में छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक सत्याग्रह करते हैं। 1927 में छुआछूत के प्रति एक व्यापक सत्याग्रह करते हैं। आखिर अंबेडकर का वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, जो बार बार फिलॉसफी या दर्शन में सवाल यहां पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, अंबेडकर जी का मानना था दलितों के अमानवीय स्थिति का जो कारण है, मेन कारण वो वर्ण व्यवस्था ही है। अगर दलित आज कमजोर है, तो इनके जड़ में जो मूल कारण है वो वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे पायदान पर दलित को रखा गया। और कहता है कि इस वर्ण व्यवस्था में जन्म के आधार पर वर्ण का तय होता है, जिसके कारण कि अगर कोई व्यक्ति दलित घर में जन्म लिया है, तो उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दिया जाता है, उनके साथ शोषण किया जाता है, बल्कि उनके टैलेंट को कुछ नहीं देखा जाता है। वर्ण व्यवस्था सबकी नियति पूर्व निर्धारित। अंबेडकर जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है ये कि सब कुछ पूर्व ही निर्धारित कर देते हैं, यानी जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिया गया कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार होगा, जो गलत है। खास साथ ही अंबेडकर जी कहते हैं जाति व्यवस्था प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, इसे अपने फायदे के लिए लोगों ने जाति व्यवस्था बनाया। इसीलिए तब तक बराबरी नहीं हो सकती है जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगा। इसलिए वर्ण व्यवस्था को अंबेडकर जी ने एक अपमानजनक व्यवस्था कहा। वर्ण व्यवस्था को अंबेडकर जी ने एक अपमानजनक व्यवस्था कहा। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को लेकर गांधी और अंबेडकर के दृष्टिकोण में क्या अंतर था। आखिर वर्ण व्यवस्था के प्रति अंबेडकर की क्या सोच थी, और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के प्रति गांधी की क्या सोच थी। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं
एक तरफ अंबेडकर जी वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। अंबेडकर जी वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, वो जाति के नाश की बात करते थे। वही गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। दूसरी तरफ अंबेडकर पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन थे, वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थक थे। वही गांधी जी पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। याद रखना, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। तीसरा दोनों के बीच अंतर है, जहां से बार बार सवाल पूछता है। गांधी जो अंबेडकर जी थे वो बौद्ध धर्म के समर्थक थे। अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। वही गांधी वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। अंबेडकर जी आधुनिक मूल्यों के अनुरूप शिक्षा की बात करते थे, यानी बौद्ध मूल्य व तर्क पर बल देते थे। यानी कि तर्क, आधुनिक मूल्यों के अनुरूप शिक्षा की बात करते थे अंबेडकर। वही गांधी वैदिक व सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा की बात करते थे। वही गांधी जो थे वैदिक और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा की बात करते थे। जहां अंबेडकर हृदय परिवर्तन के विरोधी थे। अंबेडकर मानते थे कि कभी भी ऐसे सवर्ण लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, कभी वो दलितों को गले नहीं लगाएंगे। कुछ हद तक सही भी है। दूसरी तरफ गांधी जो थे वो आदर्शवाद के समर्थक थे। वो हृदय परिवर्तन की बातें करते थे। शोषण को वो नैतिक धब्बा तो जरूर मानते थे गांधी, लेकिन कहते थे कि इन जो पूंजीपति वर्ग है या सवर्ण वर्ण है, उनका एक ना एक दिन हृदय परिवर्तन होगा, जिसे अंबेडकर नहीं मानते थे। दूसरी तरफ अंबेडकर उच्च जाति बिना कानून के कुछ नहीं देंगे। अंबेडकर ये मानते थे कि जो सवर्ण है, जो उच्च जाति है, बिना कानून के, बिना रूल के कुछ नहीं देंगे, उनका हृदय परिवर्तन कभी होगा नहीं। जबकि गांधी का मानना था कि हृदय परिवर्तन के द्वारा भी बहुत सारे काम किया जा सकता है। जो उच्च वर्ण है उनका हृदय परिवर्तन होगा और दलितों को गले लगाएंगे, उनके अधिकार वो देंगे। अब यहाँ पे अंबेडकर का एक और दृष्टिकोण था। अंबेडकर मानते हैं कि इंडो आर्यन समाज शूद्रों को क्षत्रिय में रखा गया। अंबेडकर कहते हैं कि भारत में आज शूद्र वर्ग को क्षत्रियों से अलग रखा गया, लेकिन इंडो आर्यन का इतिहास आप पढ़ेंगे तो शूद्रों को भी क्षत्रिय में रखा गया। बाद में ब्राह्मण से झगड़ा हुआ और ब्राह्मण ने उपनयन संस्कार इसका बंद कर दिया, इनका बंद कर दिया गया। और इन ब्राह्मणों ने जो है क्षत्रियों से हटाकर शूद्रों की एक अलग कैटेगरी बना दी और उसे निम्न जाति का घोषित कर दिया। अंबेडकर त्रिसिद्धांत के समर्थक थे। इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछता है। त्रिसिद्धांत में क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अंबेडकर त्रिसिद्धांत के समर्थक थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और लगातार अंबेडकर इसकी बात करते रहे। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है गांधी और अंबेडकर के बीच का पूना समझौता। 1932 का कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक आवाज, इसे कम्युनल अवार्ड का प्रावधान और पूना समझौता। इनका इतिहास क्या है? 24 सितंबर 1932 का। तो इसको ध्यान रखिएगा। अंबेडकर सवर्णों के शोषण से तंग आ गए थे, इसीलिए 1919 से ही अंबेडकर जब बड़ो समिति में उपस्थित हुए थे तो वो एक पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जिसके तहत दलितों के 11 समुदाय को पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। दलितों के 11 समुदाय को पृथक निर्वाचन की बात की थी। अब इसी पृथक निर्वाचन के विरोध में गांधी जी, जो ये गांधी जी हैं, 20 सितंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक आमरण अनशन करने लगा। कि गांधी नहीं चाहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन हो।
उन्हें लगता था कि जिस तरह पृथक निर्वाचन के कारण मुसलमान भाई हमसे अलग हो गए, अगर दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया तो दलित भी हमसे अलग हो जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन ना मिले। इसीलिए उन्होंने 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन करना शुरू किया और 24 सितंबर 1932 तक करते रहा। लगता था कि इस आमरण अनशन में कहीं गांधी जी स्वर्ग ना चले जाए। अंबेडकर को यह बात लगने लगा कि अगर इस आमरण अनशन में गांधी जी मर गए तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। तो राजेंद्र प्रसाद और मालवीय, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से, अब याद रखना किसके प्रयास से पूना समझौता हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद और मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय के प्रयास से अंबेडकर के साथ एक समझौता हुआ। इसी समझौता को पूना समझौता कहा जाता है। इसी समझौता को पूना समझौता कहा जाता है, जिसके तहत अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन के मांग को स्थगित कर दी और उसके बदले में गांधी जी ने कहा कि दलितों के लिए दलितों के लिए जो है 71 सीट की जगह 148 सीट की व्यवस्था की, कि अब दलितों को जो पहले से 71 सीट आरक्षित थे उसकी जगह 148 सीट दिए गए। साथ ही नौकरी, सरकारी नौकरी में भी स्थान की बात की गई। गांधी ने कहा कि दलितों को सरकारी नौकरी में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा और प्रत्येक प्रांत में भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक प्रांत में भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। ये सब घटना हुई, फिर भी दलितों के साथ भेदभाव चलता रहा। अंबेडकर ने बहुत कोशिश किया कि दलित सवर्ण अपने आप को बदले और दलितों को गले से लगाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 14 अक्टूबर 1956 कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है, लगभग 3,65,000 समर्थकों के साथ 3,65,000 समर्थकों के साथ अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म धारण कर लिया। बौद्ध धर्म धारण कर लिया। यद्यपि इससे पहले 1907 में पहली बार श्री कुलशेखर ने उसे बुद्ध की जीवनी दी थी पढ़ने के लिए। धीरे धीरे बुद्ध के जो विचार थे उससे भी अंबेडकर प्रभावित होते रहे और 15 अक्टूबर 1956 को संपूर्ण विश्व का कल्याण उन्होंने कहा। अंबेडकर ने 14 अक्टूबर को 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया और 15 अक्टूबर को अंबेडकर ने कहा कि संपूर्ण विश्व का कल्याण बौद्ध धर्म से ही हो सकता है। और इन्होंने 3 सिद्धांत की बात की: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। भारत के प्रथम न्याय मंत्री भी अंबेडकर थे। 1990 में, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, अंबेडकर को भारत रत्न दिया। अंबेडकर जी ने एक स्वतंत्र लेबर पार्टी का भी स्थापना किया था, भारतीय रिपब्लिक पार्टी से भी जुड़े हुए थे। अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, संविधान के मसौदा समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। इस तरह अंबेडकर का जीवन जो है एक महान व्यक्ति का जीवन रहा। जीवन भर संघर्ष करते रहे। भारत के विकास में अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा और अंतिम दौर में अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। इसी अंबेडकर के उपलब्धि के आधार पर 1990 में भारत सरकार ने अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे तो फिर नए वीडियो में और भी चर्चा करें। धन्यवाद। जय हिंद।